तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल जो मिंगडाओ की हड्डियां भी थी वो भी एक्सप्लोड कर रही थी। इम्पैक्ट था जो शॉकवेव होती है वो इंपीरियल टीचर की तरफ भी पड़ती है, बट ज्यादातर वांगलिंग के करीब थी। ऐसा लग रहा था एक तूफान आ रहा है मुंह के समान और वांगलिंग को डिवोर करना चाहता है। तो भाइयों अब बस 100 से कम चैप्टर ही बचे हैं। अब इस महीने में खत्म ही हो जाएगा, नहीं तो शुरुआत का शायद 1 हफ्ता या 3-4 दिन। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एब्सोल्यूट रेजोनेंस या फिर एरगेन का ही एक नॉवेल है ना, वो शुरू कर दूंगा। तो फिलहाल वांगलिंग जो था, हेवनली बुल का जो सोल आर्मर था उसे ही कोलैप्स करवा देता, किसके साथ इतने लंबे समय से था। एक बड़ा सा हेवनली बुल का शैडो प्रकट होता है जो शॉकवेव था उसे काउंटर करने लगता है। फिर भी वांगलिंग पीछे हट रहा था और खून की उल्टी करता है और वांगलिंग आगे देखते रहता है। पर मिंगडाओ खत्म हो गया था, वहां पर एक गोल्डन बॉल ऑफ लाइट चमक रही और एक नया फिगर बन रहा था। कोई बंदा मानो प्रकट हो रहा था, मिंगडाओ के जैसा ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी शायद बनने लगी अगर वो थोड़ा और सह पाया तो। ऐसा इंपीरियल टीचर चिल्ला के कहते, बोलते कि वांगलिंग मैं मतलब अपने लाइफ फोर्स को यूज करूंगा तुम्हें इनहेरिटेंस देने के लिए। एक ही चीज तुम्हें करना, हमारे क्लैन का जो सील है उसे हटा दो। और मिंगडाओ लगभग पेन बर्दाश्त कर चुका है, उसकी हड्डियां पूरी तरह से नहीं टूटी। अगर वो उतना सह गया तो उसकी बॉडी पक्के बन जाएगी। तो इंपीरियल टीचर का जो घोषली लाइट था उनकी बॉडी से निकलता और जो मिंगडाओ के बोन्स की वजह शॉकवेव प्रकट हो रहे थे उनको काउंटर करने को देखता है और शॉकवेव को भेद भी देता है। यहाँ पर वो मिंगडाओ नया बन रहा था गोल्डन फिगर के रूप में, वहां पहुंच चुके थे। बट वांगलिंग सुनता नहीं है इंपीरियल टीचर की बातों को। ये अपने राइट फिस्ट में हेवनली बुल सोल आर्मर के पावर को कंडेंस करता है। हेवनली बुल का शैडो जो कि धीरे धीरे गायब हो रहा, उसके बचे हुए पावर को ये यूज करता है और एक पंच मारता है। उसी तरफ पड़ता है जहां पर वो गोल्डन लाइट थी और इंपीरियल टीचर जो कि अब घोषली शैडो के रूप में थे चक्कर मार रहे थे उस गोल्डन बॉडी की जो कि बन रही थी। चिल्लाते वो नहीं। और ये जो पावर था वांगलिंग का बहुत पावरफुल, 8 लेयर्स को भेद देता, जाकर के गोल्डन शैडो से भी टकराता। क्योंकि देखो वांगलिंग इन पर शुरू से विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि जो उस रास्ते में हुआ था जिस दिन इसका स्लॉटर बॉडी और उसकी मेन जो अवतार बॉडी वॉइड में अगर वो प्रकट नहीं होते तो ये मारा जाता। तो वांगलिंग को पता था कि भाई दाल में तो काला है कुछ। अभी ये श्योर नहीं था कि इंपीरियल टीचर क्या सही बोल रहे गलत बोल रहे, बट ये इन पर विश्वास तो नहीं कर सकता था। और ये जो इम्पैक्ट था वांगलिंग का उसकी वजह से गोल्डन शैडो कोलैप्स कर जाता, क्योंकि जब कोई भी बॉडी रिफॉर्म हो रही होती है ना सबसे वीक होती है, तो शैडो तो खत्म हो जाता है लेकिन वहां पर जो गोल्डन लाइट थी वो अभी भी वैसे ही थी, आसमान की तरफ पड़ने लगती। जो घोषली लाइट था वो इंपीरियल टीचर में फिर से बदल जाता है और ये काफी गुस्से में थे, दर्द में थे। अर्थ की तरफ इशारा करते अपनी फिंगर्स और बोलते कि सेलेस्टियल एंसेस्टर मेरा ही क्लैन था जिसने आपकी खोपड़ी को ढूंढा था। और जब ये इशारा करते तो जो पहाड़ था ना एकदम सेलेस्टियल एंसेस्टर के खोपड़ी के समान दिख रहा था, उसके ऊपर से जो टाने थी वो हटने लगती। वांगलिंग देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि जैसे वो हटती वहां पर गोल्डन लाइट चमक, वांगलिंग मानो कुछ अंदर देखता है। विश्वास ही नहीं हो रहा था, एक डर भी आता उसके अंदर। भाई बेसिकली ये खोपड़ी ही था, लगभग 100 फीट का दिख रहा था, आंखें बंद थी और बाल भी था और एक अलग प्रेशर फील होता है। और वांगलिंग ऐसा लगता है इसे कि मानो इसकी बॉडी सप्रेस हो रही है, सोल इसका खत्म हो जाएगा। वांगलिंग इन्हें जानता था जब इसने हेवनली बुल के साथ वो जो इनका बैटल था या जो भी था तब इन्हें देखा था, दूसरी बार इंपीरियल ट्रायल में देखा था और तीसरी बार जब हाइसी के साथ था तब देखा था। इनका असली नाम इसे डोंगलिंग पुल में पता चला कि सेलेस्टियल एंसेस्टर का असली नाम ली युवान ज़ेन। इन्हें वो 72 जो फॉरेन सोल्स थे उन्हें सील किया था, इन्हें वो इंपीरियल ट्रायल बनाया। अब जो सेलेस्टियल एंसेस्टर का हेड था उसके गर्दन क्योंकि खोपड़ी था ना अलग शेप में कटा हुआ, किसी ने जबरदस्ती इनकी खोपड़ी को काट दिया था। जो ब्लड गिर रहा था वो गोल्डन कलर का था, क्योंकि लंबा समय बीत गया था ना ब्लड को मरे हुए, तो थोड़ा पर्पल कलर भी था। चेहरे पर कोई पेन नहीं था, मानो वो सो रहे थे, क्योंकि जब भी ऐसा कोई मरता है कोई उसे काट रहा होगा तो एक्सप्रेशन अलग होता है, बट इनका एकदम नॉर्मल था। और वांगलिंग इसमें स्तब्ध था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब लोग बोलते थे ना कि सेलेस्टियल एंसेस्टर ऐसे मरे थे, मतलब मरे इन द सेंस गायब हो गए थे, किसी को पता नहीं कहाँ चले गए थे। और वांगलिंग का अपना कैलकुलेशन, और वांगलिंग को लगता था शायद वो क्लोजर कल्टीवेशन में होंगे और आगे के लेवल नहीं पहुंच पाए होंगे तो मर गए होंगे नॉर्मल। लेकिन अब तो खोपड़ी दिख रहा था, तो ये और हैरान था कि किसने मारा भाई, मतलब बहुत समय पहले क्या हुआ था। अगर सेलेस्टियल एंसेस्टर मरे हैं तो एंशिएंट एंसेस्टर भी मर चुके होंगे। इधर जो इंपीरियल टीचर था वो अपने लेफ्ट आई को हैंड से ढक लेता है और राइट आई को खुला रखता, मानो सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड को कुछ कंट्रोल कर रहा हो। जैसे ही अपने राइट आई को खोलता है सेलेस्टियल एंसेस्टर का भी राइट आई खुल जाता है, उसमें आंख नहीं था, ऐसा गड्ढा दिख रहा था। और वो जो मिंगडाओ के अंदर से गोल्डन लाइट निकली थी वो इनकी आंखों में चली जाती। अब इंपीरियल टीचर गुस्से में वांगलिंग की तरफ देख और इसकी तरफ इशारा करते, कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं और वांगलिंग अब भागना शुरू करता है। सेलेस्टियल एंसेस्टर के राइट आई से एक गोल्डन लाइट निकलती है जो वांगलिंग का पीछा करती है और वांगलिंग कुछ कर भी नहीं पाता। वो जो पावर था वांगलिंग को अंदर खींच लेता है, मतलब वांगलिंग अब सेलेस्टियल एंसेस्टर के राइट आई में था और इंपीरियल टीचर राइट आई में फिर एंटर करते, बोल रहे थे तुमने मेरा बात नहीं माना। तो मेरा सक्सेस रेट 90% था, शायद अब 30% चांस है कि वो कामयाब हो जाए। तुम मरना डिजर्व करते हो, तो चाहता था कि तुम्हें सेलेस्टियल एंसेस्टर का इनहेरिटेंस मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे माइंड को सप्रेस कर सकता था, तो मैं अपने कंट्रोल में ले लेता। लेकिन जब मेरा काम पूरा हो जाता तो फिर मैं तुम्हें आजाद छोड़ देता। फ्यूचर में अगर तुम लॉयल्टी मानते तो मैं तुम्हें अपने क्लैन का जो जॉस फ्लेम है उसका गार्जियन बना देता। लेकिन अब मेरा विचार बदल चुका है और ये सब तुम्हारी करनी है। मुझे तुमसे उम्मीद थी क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत थी कि मैं तुम्हें पोजेस कर पाता। तुम्हारी बॉडी मेरे लिए बहुत अच्छी है, अब मैं तुम्हें ही पोजेस कर लूंगा, सेलेस्टियल एंसेस्टर का कल्टीवेशन भी हासिल कर लूंगा और तुम्हारी बॉडी मेरी। फिलहाल सेलेस्टियल एंसेस्टर के राइट आई को दिखाया जाता है, उसके अंदर एक शैडो था जो कि वांगलिंग था और एंसेस्टर का जो आंख था ना वो ऐसा लग रहा था एक अलग दुनिया है। वांगलिंग अपने को एक डार्क वर्ल्ड में पाता है
और ये जगह पे बहुत ज्यादा डेथ हो रहा थी। वांगलिंग के जो बाल थे कभी काले हो जाते थे, कभी सफेद हो जाते थे। वांगलिंग को कुछ पता नहीं था, इसकी आंखें बंद थी और जो गोल्डन लाइट थी इसकी बॉडी में अब धीरे धीरे डिम हो जाती। वांगलिंग ऐसा लग रहा था बेहोश हो चुका है। लंबा समय बीत रहा था। गोल्डन लाइट क्योंकि इसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही थी, समय के साथ इसकी बॉडी चमकने लगती, एक इनहेरिटेंस जा रहा था, पोजेशन भी हो रहा था, इसे सप्रेस करने को देख रहा था। वांगलिंग की बॉडी में वही बॉल ऑफ गोल्डन लाइट था। इसकी जो बॉडी थी, चमड़ी, बोन्स, ब्लड, इन सभी में चेंजेस आ रहे थे। गोल्डन लाइट बहुत ज्यादा ओवर बियरिंग। अगर ये इंपीरियल टीचर कंट्रोल भी नहीं कर रहा होता, पावर ऐसा है कि वांगलिंग को मैडमैन जैसा बना, इतना पावरफुल हो रहा है। वांगलिंग कितना भी ट्राई करता है, इस पावर को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। इसकी बॉडी, हाथ, पैर सब ऐसा ये पावर इन्वेड कर रहा था, अंदर जा रहा था। बट एक जगह था जहां ये गोल्डन लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वहां पर जहां पर एंशिएंट एंसेस्टर का सोल ब्लड था, क्योंकि एंशिएंट और सेलेस्टियल्स दोनों उस समय सेम लेवल पर थे। लेकिन ये भी कब तक रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वांगलिंग के पास सोल ब्लड भी तो एक ही बूंद था ना। तो पहले गोल्डन जो लाइट इसकी बॉडी को सप्रेस करता है और धीरे धीरे अब इसके सोल वगैरह की तरफ बढ़ता है। इंपीरियल टीचर काफी खुश था कि अब तो मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा। वैसे भी जो ओल्ड मैन थे अपने इंपीरियल टीचर कमजोर पड़ चुके। इनका मकसद अब ये था कि जब सेलेस्टियल एंसेस्टर का ब्लड जो है, गोल्डन लाइट जब वांगलिंग को पूरा वीक कर देगा, तब ये उस मौके का फायदा उठाएंगे। इधर बाहर से अगर कोई देखे तो सेलेस्टियल एंसेस्टर का राइट आई चमक रहा था गोल्डन लाइट के साथ। लोगों को ऐसा लगेगा भाई वो जाग चुके हैं क्या। और इंपीरियल टीचर बोलता भी है, यार इस वांगलिंग की बॉडी बहुत स्ट्रेंज है, इसके अंदर एंशिएंट एंसेस्टर के भी हो रहा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे सील कर दूंगा फिलहाल के लिए। और अब इंपीरियल टीचर वांगलिंग की बॉडी को कवर कर रहा, बस वांगलिंग का खोपड़ी बचा। तब क्योंकि माइंड से ही हर चीज कंट्रोल होता है, तो ये उस तरफ बढ़ रहे थे। सोल ब्लड को ये सील कर देते हैं फिलहाल। गोल्डन लाइट धीरे धीरे वांगलिंग के माइंड की तरफ बढ़ती है। जो भी वांगलिंग के बैरियर्स थे उन्हें ब्रेक करने लगती है। धीरे धीरे जब कंट्रोल अच्छा खासा हो जाता है, हेड की तरफ भी बढ़ जाती है। बाहर से सेलेस्टियल एंसेस्टर का राइट आई और चमकता है। इंपीरियल टीचर का एक ही मकसद, वांगलिंग के सोल को सप्रेस करना, मतलब पहले इसके सोल को ढूंढना पड़ेगा। वो फ्लक्चुएशन भी फील कर लेते तो और ज्यादा एक्साइटेड थे। सेम वही डायलॉग मारते कि जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो फिर गायब भी हो सकती है, मतलब बिकम नल। वांगलिंग का सोल मानो गायब हो जाता है, ताकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और ये भी बोलते कि यार ये वांगलिंग सोल इतना वीक हो गया था कि इतना जल्दी गायब हो गया, शायद सेलेस्टियल एंसेस्टर के ब्लड की वजह से, गोल्डन लाइट की वजह से। तो एक पपेट के समान है। वे वांगलिंग की बॉडी का पूरा कंट्रोल ले लेते और अपनी आंखें खोलते, मतलब वांगलिंग आंखें खोलता। ये काफी खुश थे कि यार ये वांगलिंग धुर्त तो बहुत था, मेरा विश्वास नहीं किया था, लेकिन सेलेस्टियल एंसेस्टर का इनहेरिटेंस नॉर्मल चीज थोड़ी है, तो हार तो गया ही है। इसकी बॉडी तो बहुत पावरफुल है, इसमें मैं जॉस फ्लेम के पावर को बढ़ा सकता हूँ। वैसे भी इनहेरिटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर मैं हमारे क्लैन पर दाग है, सील है, वो हटा सकता हूँ। और ये बोलता भी कि मेरे क्लैन के लिए अगर मैं डिस्ट्रॉय भी हो गया तो भी मुझे ये करना ही है। बोलता है यार वांगलिंग मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन अभी भी ये सेलेस्टियल एंसेस्टर के राइट आई से बाहर नहीं निकलता, यहीं पर अंदर बैठे बैठे कुछ सील्स बनाता। तो गोल्डन लाइट थी इसकी बॉडी पर, वो 10 गुना बढ़ जाती, 100 गुना, धीरे धीरे 10,000 गुना। तब ये वांगलिंग का आप कल्टीवेशन यूज करो। सेलेस्टियल एंसेस्टर के थ्रू बाहर आता, वांगलिंग की बॉडी सन के समान चमक रही और ये पूरा बाहर फैलने लगती। अब जो इंपीरियल टीचर वो लेफ्ट आई पर फोकस करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। जो इंपीरियल टीचर करता है तो सेलेस्टियल एंसेस्टर का लेफ्ट आई भी खुल जाता है। ये राइट आई से थोड़ा अलग था, और लेफ्ट आई खुलता है ना तो लेफ्ट आई में से एक सक्शन फोर्स निकलती है। स्पेस जहां से कनेक्टेड था, जहां से वांगलिंग वगैरह गिरे, पावर उसके आगे बढ़ने लगता है। और जहां पर मैडमैन बंधा हुआ, पावर उतना पावरफुल था कि 9 चेन्स को तोड़ के मैडमैन को अंदर खींचने लगता, उस चेन्स को जिसे वांगलिंग डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था ट्राई करके भी। मैडमैन सेलेस्टियल एंसेस्टर के लेफ्ट आई में डिवोर हो जाता है। मैडमैन की बॉडी में वैसे भी गोल्डन लाइट था, सेलेस्टियल एंसेस्टर के ब्लड लाइन का है, तो ये वो लेफ्ट आई और ज्यादा चमकती। तो लग रहा था भाई कि सेलेस्टियल एंसेस्टर जिंदा हो चुके हैं, दोनों आंखें एकदम गोल्डन चमक रही थी। और अब ये इंपीरियल टीचर बोलता है सेलेस्टियल एंसेस्टर बोलो, वो बोलो कि डाओ वांग सील रिलीज कर दो, ऐसा अब चिल्लाता ही है। फिलहाल इसे नहीं पता था कि वांगलिंग अपने ही बॉडी में बैठा हुआ एक जगह और गुस्से में चीजें देख रहा था हेवन डिफाइंग बीट के अंदर से। जब ये बोलता है इंपीरियल टीचर ना, तो सेलेस्टियल एंसेस्टर का मुंह खुलता है और एंसेंट वॉइस के साथ वो बोलते हैं रिलीज डाओ वांग। तब डाओ वांग क्लैन का नाम था, उसे रिलीज कर दो, इसलिए वो सील हट जाएगा। और वांगलिंग अंदर बैठे बैठे समझ जाता है, अच्छा तो ये था इसका प्लान। ये चाहता था कि मैं सेलेस्टियल एंसेस्टर के कल्टीवेशन को इनहेरिट कर और दूसरा सेकंड मतलब सेलेस्टियल एंसेस्टर बनूं, सील हटा दो। इसीलिए मैंने पर विश्वास नहीं किया था। जब मैं राइट आई में आया, मैंने अपने सोल को पहले ही हेवन डिफाइंग बीड में डाल दिया था। अपना एक हल्का सा फेक सोल बना दिया कि मुझे देखना था ना इसका प्लान क्या है। वांगलिंग को तारीफ भी आती इंपीरियल टीचर के लिए, ये बंदा है तो मास्टरमाइंड। वांगलिंग को पूरा माजरा समझ में आता है कि लेफ्ट आई में मैडम है, राइट आई में मैं, एक तरह से पूरा वाइटैलिटी दे रहा है ये सेलेस्टियल एंसेस्टर को, ताकि ये सील को रिलीज कर सके। चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के, हालांकि सेलेस्टियल एंसेस्टर मर चुके हैं, लेकिन ये जो प्लान था इस बंदे का वो सही था। तो वो चीट ही कर रहा है ना, कि मतलब सेलेस्टियल एंसेस्टर को यूज कर रहा है बस, ये मर चुके हैं उनसे बुलवाने के लिए। लेकिन जैसा ये बोलता है सेलेस्टियल एंसेस्टर बोल ही रहे थे क्लैन सील खरी शब्द, तभी चेंज होता है यहाँ पर। पुल के अंदर से एक हंसी आती है और वहां से गोल्डन बेल प्रकट होता है। सेलेस्टियल एंसेस्टर का जब मुंह जो था आखिरी शब्द कहने वाला था,
तभी उनके खोपड़ी पर एक गोल्डन ब्लड गिरता है, मतलब एक बूंद। गोल्डन ब्लड उनके मुंह में चला जाता है अंदर, ये शब्द वो कह नहीं पाते। इंपीरियल टीचर को और गुस्सा आता है। सेलेस्टियल एंसेस्टर का खोपड़ी इस ब्लड की वजह से चेंज होने लगा। वो पूरा पूरा गोल्डन हो चुका था। लग रहा था ऐसी खोपड़ी जो गोल्डन हो, एकदम गोल्ड की बनी हो। और इंपीरियल टीचर गुस्से में चिल्लाता है, लियांडाउज़न। उधर सेलेस्टियल एम्परर यानी अपना लियांडाउज़न हंसता है, सीधा खोपड़ी के ऊपर प्रकट होता है। पीछे से ग्रैंड इंपीरियन जेमिनी भी आ चुकी थी। दोनों लड़कियां थोड़ी थकी हुई थी। जब वो देखती है सेलेस्टियल एंसेस्टर का हेड यहाँ पर, तो वो भी अचंभित हो जाती है। इधर अपना लियांडाउज़न बोलता है कि इंपीरियल टीचर आपके प्लान बहुत तगड़े हैं। को पता था कि मैंने डाउफे को इसी चीज के लिए तैयार किया ताकि मैं उसे यूज करके एंसेस्ट्रल ओरिजिन स्पेल को यूज कर पाऊं और सेलेस्टियल एंसेस्टर जैसा पावरफुल बन पाऊं। आपको पता था मतलब कि मैं मिंग डाओ को बस यूज कर रहा हूं ताकि डाओफे को और स्ट्रॉन्ग कर सकूं, और आपने मुझे मजबूर किया वांगलिंग को मैं यहाँ पर लाऊं। मैंने वैसा किया भी, मुझे भी पता था। आपको क्या लग रहा था मुझे आपका प्लान पता ही नहीं है? सेलेस्टियल एम्परर के चेहरे पर भी एक प्राइड था, मतलब इन्हें सब पता था कि क्या होने वाला है। आपको क्या लग रहा था जब लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि वांगलिंग को मार दो? क्या आपको लग रहा था कि मैं आपको समझता नहीं हूँ? मुझे पहले से पता था कि वांगलिंग को आप मरवाना नहीं चाहते, उसे आप पोसेस कर सकते हो, इसीलिए मैंने उसे मारा भी नहीं। मुझे पता था, लेकिन मैं आपके साथ ही खेल रहा था। मैंने वांगलिंग को तैयार किया, मैंने वांगलिंग को ग्रो होने दिया। ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरे कंट्रोल में सब चीज है। मैं भी देखना चाहता आप यहाँ पर वांगलिंग को लाकर कर क्या पाते हो। आप यहाँ पर मिंगडाओ का इनहेरिटेंस वांगलिंग को ट्रांसफर करना चाहते, तेरे से कर भी दिया, और वांगलिंग की बॉडी को कब जाना चाहते। को पहले से पता था, आपने फ्यूचर देख लिया था कि वांगलिंग जेमिनी का मदद लेगा डाउफे को बचाने के, और इस मौके का फायदा आपने उठाया। डाउफे को लेफ्ट आई में सील कर वो एंसेस्ट्रल ओरिजिन स्पेल यूज करने का, फिर वो मेथड से आप सील रिलीज कराना चाहते थे। नाइस प्लान। जेमिनी फिलहाल कुछ कहती नहीं, वो काफी सीरियस थी। उधर वांगलिंग अपना शांति से चीजें देख रहा था। चाहेगा तो कभी भी अपनी बॉडी पर कब्जा कर लेगा, बट नहीं, क्योंकि वांगलिंग को लग रहा था ये बंदा इंपीरियल टीचर नहीं है। अपना सेलेस्टियल एम्परर बोलता है कि इंपीरियल टीचर, मैं तो आपके पूरे प्लान को समझ गया था, आपने मेरे प्लान को कितना समझा था। आपको क्या लगता है कि मैं डाउफे को सेलेस्टियल एंसेस्टर का इनहेरिटेंस हासिल करने देता? आपको ऐसा भी लग रहा था कि मैं वांगलिंग को चाहता था कि वो अंडरग्राउंड पैलेस जाए, कि मिंग डाओ को और प्रेरणा मिले, मतलब इंस्पिरेशन वांगलिंग के नफरत की वजह से, कि वो और उस पेन को बर्दाश्त करे। मैं आज आपको बताता हूँ, आप गलत हो। दुनिया में कोई मेरे प्लान को नहीं समझ सकता, भी नहीं वो वांगलिंग भी नहीं, कोई ग्रैंड इंपीरियन भी नहीं। मेरा मेन प्लान था सेलेस्टियल एंसेस्टर का खोपड़ी यहाँ पर पड़ा हुआ है, रिसरेक्ट किया नहीं जा सकता, और इस खोपड़ी की मदद से वो 72 सोल्स अभी भी सप्रेस्ड है। लेकिन सेलेस्टियल एंसेस्टर का अगर ट्रेजर मिले तो उनका इनहेरिटेंस मिल ही जाए बिना किसी खतरे के। उसे प्राप्त करूंगा, इनहेरिट नहीं करूंगा। सेलेस्टियल एंसेस्टर मर गए और उनकी बॉडी को किसी ने कई भागों में बांट दिया। किसी को नहीं पता किसने मारा, आज तक बस उनका खोपड़ी मिला, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे आपसे कुछ उम्मीद दिखी। मैंने आपसे बोला कि आप कुछ मेथड यूज करोगे, सेलेस्टियल एंसेस्टर बोल पाए कुछ। ने वो काम कर भी दिया है आज। और अब सेलेस्टियल एम्परर था जो खोपड़ी पर खड़ा था, राइट फुट से सेलेस्टियल एंसेस्टर खोपड़ी पर प्रेस करता है तो गोल्डन लाइट इसे और घेर लेता। अब ये बोलता है कि जेमिनी के साथ मैं अब स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ, क्या तुम मुझसे बैटल करोगे? खोपड़ी मानो इसके लिए अब गद्दी के समान थी, जो इसके साथ उड़ के जेमिनी की तरफ बढ़ता। जेमिनी के पीछे में पर्पल सन प्रकट होता है। ये सेलेस्टियल एम्परर की तरफ 2 पर्पल स्वर्ड्स बढ़ा देती है। तलवार दोनों फ्यूज हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गोल्डन लाइट चमक वो भी तलवार में बदल जाता है और इस पर्पल स्वर्ड को तोड़ देता है। जेमिनी को पीछे हटना पड़ता है। सेलेस्टियल एम्परर राइट हैंड को आगे बढ़ाते हैं। स्पेस में से गोल्डन बर्ड प्रकट होती है, उस बर्ड को ही जेमिनी की तरफ बढ़ा देते हैं। दोनों लड़की अब काफी सीरियस हो जाती है, फिर से फ्यूज हो जाती है और एक वुमेन में बदल जाती है जो 20 साल के आसपास होगी, जिसने पर्पल ड्रेस पहना था और दिखने में बहुत सुंदर थी। ये बोलती है कि वांगलिंग को बस मुझे दे दो, मैं चाह सकती हूँ, फिर इस मैटर में मैं पार्टिसिपेट भी नहीं करूंगी। फिलहाल यहाँ पर एक पर्पल लाइट चारों तरफ छा जाता है। एम्परर की भी अब थोड़ी सी आंखें बहुत चक्की रह जाती है, क्योंकि जेमिनी अब अपना फुल पावर यूज कर रही है, थोड़ा सा सीरियस होता है। और फिर इसके जो नीचे जो गोल्डन लाइट था वो और स्ट्रॉन्ग होने लगा। जेमिनी पूरा ऐसा पर्पल लाइट यहाँ पर फैला दे रही थी, लेकिन अब क्योंकि गोल्डन लाइट जो था भाई वो सेलेस्टियल एंसेस्टर का पावर की ग्रैंड इंपीरियन से बहुत ऊपर थे, तो पर्पल लाइट को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि जेमिनी इस समय पर्पल लिन अपना फेथ स्पेल यूज कर उनका स्ट्रॉन्गेस्ट था और सेलेस्टियल एम्परर को बोलना पड़ता, अगर ये गोल्डन लाइट नहीं होता शायद मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। आवाज आती है अगर मैं भी आ जाऊं तो ये काफी रहेगा। यहाँ पर जीओडी प्रकट होते हैं, पीछे से उनको हाईजी भी फॉलो कर रही थी। सेलेस्टियल एम्परर सरप्राइज नहीं होता, उन्हें पता था कि जीओडी तो आने वाले हैं। अभी भी इन्हें कॉन्फिडेंस था एंसेस्टर की हेड की वजह से। ये स्माइल करके बोलता है कि जीओडी तुम आ ही गए। फिर जीओडी अभी काफी सीरियस थे, कभी फोकस सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड पर ही था, मतलब पहली बार भी इन्होंने देखा था। इन्हें याद आता है पुराना समय, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं ना ये और जेमिनी। उस टाइम ये सेलेस्टियल एंसेस्टर को फॉलो किया करते थे और बोलते कि यार तुम्हारे जैसे कितने सेलेस्टियल एम्परर आए गए लियांडाउज़न, लेकिन तुम सबसे नफरती आदमी हो। इतनी इच्छा है कि तुम्हें क्या ही बोला जाए। सच में अगर तुम इस खोपड़ी को एब्जॉर्ब करो तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड इंपीरियन बन जाओगे, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका नहीं। इस समय जेमिनी और जीओडी दोनों आगे बढ़ते, खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है 2v1 का। बट अभी भी ये सेलेस्टियल एम्परर कॉन्फिडेंट था, अपना वही टेक्निक 8 एक्सट्रीम डाउ एक्सट्रीम फायर डाउ यूज करता है। जब ये बोलता है तो क्योंकि अभी एक सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी को कंट्रोल कर पा, तो सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी भी सेम चीज बोलती है एक्सट्रीम फायर डाउ। इस समय ऐसा रेशी के समान निकल इन स्मोक जिसमें 9 लेयर्स थे, और वांगलिंग अपना मजे से चीजें देख रहा था। जेमिनी को इसे काउंटर करने के तुरंत थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। यूडी का भी सेम हाल था, क्योंकि भाई सेलेस्टियल एंसेस्टर का पावर जो खोपड़ी में काफी था।
बोलते हैं वैसे तो ये सेलेस्टियल एंसेस्टर का फुल पावर नहीं है, 10% है, लेकिन ये बहुत है। जीओडी की अपीयरेंस, जो इनका चेहरा था वो चेंज होता है, मिडिल एज मैन में बदल जाते हैं। एम्परर स्माइल करता है कि जीओडी ऐसा मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन अभी भी तुम मेरे मैच नहीं हो। सेलेस्टियल एम्परर अपने दोनों हाथों एंसेस्टर की खोपड़ी को टच करता है, बोलता है कि मैं अपने ब्लड से एंसेस्ट्रल स्पिरिट को सम्मान करता हूँ। अपना इसेंस ब्लड हल्का सा यूज करता है, पर गोल्डन लाइट बनने लगती है और एक गोल्डन शैडो बनता है और सेलेस्टियल एंसेस्टर प्रकट होते हैं शैडो के फॉर्म में। उनकी खोपड़ी बस रियल थी, बाकी पूरा बॉडी एकदम अलग ही शैडो था। हालांकि एक गोल्डन स्वॉर्ड भी दिखाई देता है। वांगलिंग ऐसा लगता है कि उसके जब ये गोल्डन स्वॉर्ड प्रकट होता है फील करता है, क्योंकि इसके पास स्वॉर्ड के 2 टुकड़े थे। ये स्वॉर्ड अलग ही खतरनाक, मानो स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ता। अब जीओडी हैंड सील्स बनाते और एक व्हाइट सन प्रकट होता कि वुल्फ का समान था और दहाड़ मार रहा था इस गोल्डन स्वॉर्ड पर। पर्पल लाइट तो ये यूज कर ही रही था। तो एक बांस का टुकड़ा आता है जो कि पर्पल लाइट से भरा हुआ, इनके पर्पल बाम्बू फॉरेस्ट का था और इस गोल्डन स्वॉर्ड की तरफ ये बढ़ाते थे। जीओडी चिल्लाते हैं कि डाउई, वू फैंग, और अभी भी तुम बैटल में नहीं आओगे तो मतलब क्या है। यहाँ पर डाउई भी आ जाते। सेलेस्टियल एम्परर पर अपना अटैक कर, जो इनका डाओ पावर था। सेलेस्टियल एम्परर के राइट साइड बाल्डी प्रकट होते हैं। वू फैंग तगड़ा वाला पंच मारते हैं, क्योंकि देखो वू फैंग वो बंदे जिन्होंने इंपीरियल ट्रायल में 16 लेवल्स पार किए थे जब ये ग्रैंड इंपीरियन नहीं बने थे। तो इनका भी जो फेथ पावर था और मार्शल आर्ट पावर वो पीक का था। यहाँ पर चारों ग्रैंड इंपीरियन से एक साथ अटैक करते। वांगलिंग को भी नहीं लगा था ये बैटल इतना बड़ा हो जाएगा। इसे समझ में आता है ये तो बस यहाँ पर एक प्यादा था चेस का, असली खिलाड़ी तो अब आया है। इसे अभी भी लगता है अभी भी इस चेस गेम में जो एक साइड है वो सेलेस्टियल एम्परर का, दूसरा कौन है। गोल्डन जो स्वॉर्ड था वो चारों के पावर से टकराता है और डाउई को पीछे हटना पड़ता है, वो फैंग को भी पीछे हटना पड़ता है। जो शॉक वेव था, जेमिनी और जीओडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते, बट उन्हें भी इस गोल्डन स्वॉर्ड के सामने थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। चारों का पावर भी नॉर्मल नहीं, चारों को एक साथ एंसेंट क्लैन में एक ही बंदा झेल सकता था। नाम शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्वॉर्ड भी फिलहाल इन चारों के पावर की वजह से कोलैप्स कर जाता है। सेलेस्टियल एंसेस्टर का शैडो भी गायब हो जाता है और एम्परर की बॉडी ट्रैम्बल कर, फोटो से अब खून आ रहे थे। डाउई और वू फैंग की तरफ ये घूरता है। जीओडी बोलते हैं अगर चलो हम दोनों काफी नहीं थे तो डाउई और वू फैंग काफी है। एम्परर बोलता है तुम चारों चाहते क्या हो। जेमिनी का तो एक ही मकसद, बोलती है वांगलिंग को रिलीज कर दो, मैं चली जाऊँ। जीओडी बोलते कि देखो यार मेरा तो एक ही काम है यहाँ पर। सेलेस्टियल एंसेस्टर का खोपड़ी है जो 72 सोल को सप्रेस्ट करके वो करता रहे, सील को फिर से लगा दो, खोपड़ी को फिर से सील कर दो। अभी भी सेम बोलते कि हाँ मैं तो जीओडी की बात से सहमत हूँ। वो फैंग भी सेम कहते। सेलेस्टियल एम्परर हंसने लगता। इसकी हंसी काफी कोल्ड थी। हाथ जब आगे बढ़ा था ना, डावी और वू फैंग का एक्सप्रेशन बदलता, हाथ को सीधा अपने चेस्ट पर मार गोल्डन ब्लड निकालता। इसकी वजह से सेलेस्टियल एंसेस्टर जो थे उनका जो पूरा चेहरा था वो और ज्यादा गोल्डन चमकने लगा। इवन कानों उनों से भी गोल्डन लाइट बाहर आने लगती है। इस समय सभी को पीछे हटना पड़ता है, जीओडी वगैरह को भी, क्योंकि अब सेलेस्टियल एम्परर मानने को तैयार नहीं। लोग नहीं मानेंगे तो एंसेस्टर के पावर को मैं फोर्सफुली यहाँ पर यूज करके इन चारों को हटा दूंगा। हेड के पावर को एब्सॉर्ब करना चाहता था, मानो एक लेयर ऑफ सील्स था जो इसे अभी भी रोक रहा था, और ये किसी और का नहीं था, डाओ वांग क्लैन का सील इंपीरियल टीचर ने लगाया था। इन्होंने सेलेस्टियल एंसेस्टर को बोलने के लिए मजबूर किया अभी थोड़े समय पहले, तो तभी सील लगाया था। ये बोलते ये सील मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास भी सेलेस्टियल एंसेस्टर का कंट्रोल था, तो उसकी मदद से ये रिलीज कर देगा। ये ज्यादा सोचता भी नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से इंपीरियल टीचर तो मर चुके हैं लगभग। अब चारों जो ग्रैंड इंपीरियंस थे उस गोल्डन लाइट को ब्रेक करना चाहते थे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। सेलेस्टियल एम्परर को पता था पावर को तो ये एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा था, और ये भी अपने आखिरी स्टेप में था, तो ये जल्दी से सफल होना चाहता था। ये सोचता है इंपीरियल टीचर भी इसके प्लान को नहीं समझ पाए। जीओडी इसलिए है क्योंकि वो एंसेस्ट्रल सिटी में ही रहता है, बट ये सोचता है कि डावी और वू फैंग इतना जल्दी कैसे आ गए। सेलेस्टियल एम्परर अपने राइट हैंड को आगे बढ़ा और जैसे ही इस बार खोपड़ी को टच करता है इसके हाथ से ब्लड गिरने लगता है। ये बोलता है फ्लैश को और ब्लड को यूज कर रहा हूँ, मैं तो आपका डिसेंडेंट हूँ, कि मैं यहाँ का जो लॉ है रिलीज कर सकूँ, यूज करके डाओ वांग क्लैन पर सील है उसे रिलीज कर सकूँ। और इस दौरान इसका पाम भी कोलैप्स कर जाता है। ये कोलैप्स होते जाते आगे इसका हाथ धीरे धीरे राइट आर्म आधा गायब हो जाता है, मतलब ब्लड अच्छा खासा ये यूज करता और एक गोल्डन रून चमकता। जब ऐसा होता है तो इंपीरियल टीचर जो कि वांगलिंग की बॉडी को पोजेस करके थे वो भी मतलब अचंभित हो जाता, क्योंकि जो डाओ वांग क्लैन पर सील था कितने जनरेशन से वो इसने अभी हटा दिया था इंपीरियल टीचर ने। सेलेस्टियल एम्परर ने अभी जो इसने पावर यूज की, सील जब ये रिलीज करता ना इंपीरियल टीचर की आंखों में आंसू थे। यही तो इनका लाइफ का मकसद था। तो सेलेस्टियल एम्परर का पावर जो एंसेस्टर के पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर वो कर सकते थे, तो सील को रिलीज करने के बाद सेलेस्टियल एम्परर का पावर अब अंदर जा सकता था खोपड़ी के अंदर। तो वांगलिंग की बॉडी में जो टीचर थे वो खत्म हो जाते। तो इंपीरियल टीचर का मरना तो तय था और वो मर चुके थे। जब मर रहे होते ना तो वो मेमोरी चलती है ना, जब मरता है तो उसको पुरानी चीजें याद आती है, उसे टाइम में फ्लैशबैक होता है और पूरी चीजें वो देखता है। उसे याद आता है डाओ वांग क्लैन का, कि जब वो था तो बस 3 ही लोग बचे थे इसके डाओ वांग क्लैन के। इन्हें तो अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पता था, इतना पता था कि वो डाओ वांग क्लैन का मेंबर है, और इसने एक बेबी गर्ल को देखा था अपने अलावा, वो माँ और बेटी मानो इसके रिलेटिव हो, जो वुमेन थी मतलब बेसिकली पिछले इंपीरियल टीचर। ये इंपीरियल टीचर कभी था ही नहीं, रियल इंपीरियल टीचर वो लड़की थी। इसे भी नहीं पता था कि उस बच्ची के फादर कौन है। बच्ची जैसे ही जन्म ली थी गायब हो गई थी, वुमेन उसे लेकर अब उसको जितने भी अपने स्पेल्स थे उसने पास कर दिया था। इसकी मेमोरीज को, इस बंदे के इंपीरियल टीचर की मेमोरीज को सील कर दिया गया। इसे लगता था इंपीरियल टीचर है, बड़ा होता ना वो वुमेन मर जाती है। इसका एक ही मकसद था कि इसके क्लैन पर जो सील है उसे रिलीज कराना। पहले इसे लगता था इसके क्लैन के बहुत सारे लोग हैं, बट अब क्योंकि मर रहा था ना तो सील रिलीज हो चुका था, पूरा चीज याद आ जाती।
जाता है पिछली वाली इंपीरियल टीचर तो मर चुके हैं, उनकी बेटी बस शायद आखिरी बंदी है। इसलिए सेलेस्टियल एम्परर ने सील भी रिलीज किया। एम्परर को पता था कि भाई इसके क्लैन में तो बस यही बचा है, ऐसा बात था। ये भी समझ में आ जाता है कि इंपीरियल टीचर नहीं, बस डाओ वांग क्लैन का एक मेंबर है। ये बोलता अब सील तो रिलीज हो चुका है, तो वो जो बेबी गर्ल है वो रियल इंपीरियल टीचर है। वो कहाँ है, कौन है वो, इसे भी नहीं पता था इंपीरियल टीचर है कौन असली। बच्ची है भाई, बड़ी हो गई होगी, कैसा चेहरा है क्या है किसी को नहीं पता, बट फिर भी ये कंप्लेन नहीं करता क्योंकि इसका लाइफ का मिशन था, इसके क्लैन का मिशन था। सेलेस्टियल एम्परर का जो पावर था पूरे वांगलिंग के बॉडी को चक्कर मारता है और फील करता है कि मतलब इंपीरियल टीचर ये मर चुका है और कोई नहीं है, तो ये फिर वापस चला जाता है। भाई हैविंग डिफाइंड बीड को वो भी नोटिस नहीं कर पाया। सेलेस्टियल एम्परर काफी एक्साइटेड था, ऐसे लगता है कि चीजें अब इसके कंट्रोल में। तो सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी के अंदर का पावर फिल्टर हट चुका था, तो ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। सेलेस्टियल एम्परर का कल्टीवेशन बढ़ना शुरू होता है। इसे कुछ नहीं पता, जैसे इसने सील रिलीज किया था जो हाइजी की बॉडी थी वो ट्रेम्बल करती, इसी की आंखों में कंफ्यूजन आने लगता। इनके अंदर की जो मेमोरी सील थी वो जागना शुरू कर देती है। अब इनके अंदर का जो पावर था वो जागने लगा था, डाओ वांग क्लैन का पावर, इसलिए रियल इंपीरियल टीचर का पावर एकदम ब्राइट होने लगता। हाथ अपने आप ही उठाती है, एंसेस्टर हेड की तरफ इशारा करती और सेम डायलॉग बोलती है बट थोड़ा अलग। जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो खत्म हो जाती, वही मृत्यु है। कुछ लोग जो जीने के लिए मर जाते, कुछ नहीं के लिए, यही डाओ है। मतलब हाइजी अपना पूरा मंत्र पढ़ती है एक तरह से, और इस ऑरा की वजह से सेलेस्टियल एम्परर गोल्डन ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सोर्स ही मानो गायब हो जाता है, गोल्डन लाइट गायब होने लगती और सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड में वापस जाने लगती है। एम्परर को भी समझ में नहीं आता। अब ये एम्पेरियन एक्सॉल्ट हाइजी की तरफ देखती है, इम्पॉसिबल, इंपीरियल टीचर तो मर चुका है पूरी तरह से, तुम तो डाओ वांग क्लैन की हो भी नहीं, तुम्हारे पास इंपीरियल टीचर का पावर कैसे आया। इसे विश्वास ही नहीं रहा था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। पहले से मतलब सेलेस्टियल एंसेस्टर का सील था, तो कोई भी अगर आपको याद, डाओ वांग क्लैन का बंदा इस जगह से जा ही नहीं सकता था, महल से बाहर, एंसेस्ट्रल सिटी से बाहर, बट ये लड़की तो बाहर थी, तो मरी कैसे नहीं। इसीलिए सेलेस्टियल एम्परर को विश्वास नहीं हो रहा था। इसे लग रहा था इसका प्लान एकदम फुल प्रूफ है, कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे इसके प्लान में पहला चेंज तब आया जब डावी और वुफैंग आ गए थे। ये बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि अगर ये पावर एब्जॉर्ब कर लेता तो भाई दूसरा सेलेस्टियल एंसेस्टर ये बन सकता था। हाइजी अचानक से बोलती है कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ कि मैं इंपीरियल टीचर हूँ। मेमोरीज जाग चुकी थी, मम्मी की भी यादें आ जाती है, रिटर्न्स जो भी पुराने थे सब। बोलती है कि जो बंदा भी मरा है वो मेरे ही क्लैन मेंबर था। सेलेस्टियल एम्परर बोलता है कि ये बाहर कैसे चली गई, सीओडी तुम बताओ, क्योंकि ऐसे से लग रहा था बावला हो जाएगा। अब हाइजी बोलती है कि ये प्लान जो था मेरे क्लैन के एक जीनियस ने बनाया था, वो बेसिकली हमारे क्लैन से अलग हो जाता, बहुत मेथड्स ट्राई कर प्लेस से निकल पाया, ग्रेट सोल सेक्ट बनाया था बहुत दूर जाकर के। हालांकि वो मर तो गया, प्लान को परफेक्ट कर गया था, मैं बता गया था। मुझे पता था इस प्लान का असली चाबी वांगलिंग है, एक कल्टीवेटर जो केव वर्ल्ड से आएगा, जिसकी बॉडी को हम पोजेस करके उसे यूज कर सकते। और बात रही कि हम एंसेस्ट्रल सिटी को कैसे छोड़ पाए, मैं क्यों छोड़ पाए। देखो मेरा सोल तो डाओ वांग क्लैन का, रेस्ट्रिक्शन है ऑब्वियसली, मैं नहीं जा सकती, लेकिन जो मेरा बॉडी है ना वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का। सीओडी फाइनली बोलते सेलेस्टियल एम्परर ये मेरी बेटी है, मैं अभी तक क्यों जिंदा हूँ खुद सोचो। तो बहुत पुराना ग्रैंड इंपीरियन होना इन डाओ वांग क्लैन के लोगों की मदद से। डाओ वांग क्लैन बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे सील हटाने के लिए, तब कई जनरेशन, तो उनका जो डिविनेशन था वो वांगलिंग को दिखाया था। सेलेस्टियल एम्परर और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वांगलिंग भी चीजों को अंदर से सुन रहा है, इसका सोल जो था हैविंग डिफाइंग बीट से निकल बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, बोलता है अच्छा तो ये सत्य है, अपने मन में बोलता है। तो सीओडी पूरी चीजें बताता है। देखो प्लान डाओ वांग क्लैन के जीनियस का था, हमारे बहुत जनरेशन से चल रहा था, उनकी मदद से मैं ग्रैंड इंपीरियन बना। उनकी भी एक कंडीशन थी, जब पिछले वाले सेलेस्टियल एम्परर मरे थे के बाद तुमको थ्रोन मिला था, उसी समय जो पिछली वाली इंपीरियल टीचर मतलब मेरी बीवी बोलो या हाइजी की माँ बोलो, तो हमारा मतलब तभी वो हो गया था कि हम शादी करेंगे और हमारी एक बेटा या बेटी जो भी होगा, इसलिए इन्हें पता होगा कि बेटी ही है, और ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी सील का पावर ज्यादा है तो लड़की का सोल तो फिर भी वांग क्लैन का ही होगा। सेलेस्टियल एंसेस्टर बहुत समय से मरे, सील का पावर वीक हो चुका था। जो जीनियस था हमारे क्लैन का, उसका प्लान था कि देखो उसके लिए हमारे डाओ वांग क्लैन के जो लोग हैं ना उनको सेक्रीफाइस करना पड़े सोल्स को अपने। सील का पावर है उसे हम काउंटर कर पाए, इसीलिए हमारे डाओ वांग क्लैन के लोग मरते गए। इस जनरेशन में 2 ही लोग जिंदा थे, अपने स्पेशल मेथड को यूज करते हाइजी को सोल को जिंदा रखने के लिए, इसलिए हाइजी बची रही। हमें हाइजी पर पूरा विश्वास था कि ये वो काम कर सकती है आगे का, फिर हम अपने यहाँ वापस जा सकते हैं। अब सेलेस्टियल एम्परर को समझ में आता है क्योंकि ये तुम्हारी बेटी थी तो तुम्हें उसकी मदद पूरे तरीके से कर सकते थे। तुम फिर गॉडफादर भी बन गए डाओ वांग क्लैन का और उनके जॉस फिल्म को यूज करते थे अपने को भी स्ट्रॉन्ग करने में। सही है, ये बताते हैं पता था कि तुम सील रिलीज कर दोगे डाओ वांग क्लैन का। सबको पता था कि सेलेस्टियल एंसेस्टर का इनहेरिटेंस किसे नहीं चाहिए, सबको पता था। हमसे मतलब तुम्हारा बैटल होगा चारों ग्रैंड इंपीरियंस, तो पावर के लिए तुम कुछ भी करोगे। मेन मतलब था सीलिंग पावर डाओ वांग क्लैन, सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड में बंदा को पोसेस किया जा सकता था, वो वांगलिंग था। एम्परर बोलता है अगर मैं ऐसा नहीं करता, वो रिलीज नहीं करता, तुम्हारा प्लान विफल हो जाता। हाइजी बोलती है मैं जीत चुकी हूँ, ऐसे काफी अलग हो चुकी थी, फिर मिस्टीरियस दिख रही थी, और सेलेस्टियल एम्परर एकदम समझदारी से बोलती और बोलती कि देखो तुम जो सोच रहे हो, मगर सील रिलीज नहीं करते तो क्या होता, तुम जीत जाते। नहीं, वैसा भी नहीं है। अगर तुम वैसा नहीं भी करते तो हमारे जो डाओ वांग क्लैन के लोग एक बैटल के लिए भी तैयारी कर चुके थे। स्पिरिट टेम्पल्स है ना 72 कॉन्टिनेंट, वो हमारे आदेश को फॉलो करते, तो अभी अपने अपने टेम्पल्स के स्पिरिट्स को जगा देते, मतलब 72 सोल्स को। इसकी वजह से सेलेस्टियल एंसेस्टर का हेड भी शायद वो प्रेशर नहीं झेल पाता, तुम्हें वो पावर फिर एब्जॉर्ब करना ही पड़ता, मतलब इधर ना उधर से तुम हमारे प्लान के कंट्रोल में थे। और अब बोलता सेलेस्टियल एम्परर कि अच्छा जैसे कि तुमने ग्रीन स्कॉर्पियन टेम्पल
वो स्कॉर्पियन को रिलीज किया। हाइजी हाँ में सर सेलेस्टियल एम्परर बोलते हैं मतलब हाइजी प्लान। तो ये बोलते हैं डावी और वू फेंग को, मतलब तुम्हें भी पता। डावी बोलता है कि हाँ ग्रैंड इंपीरियर जीओडी ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे इस प्लान में वांगलिंग भी ये नहीं पता था। इतना पता था कि बाद में मतलब पता चला कि ये की रहेगा। और वू फेंग भी हाँ में सर हिलाते हैं। सेलेस्टियल एम्परर हंसने लगता है। इस बार ये हंसी में एक अलग कड़वापन था। और ये ग्रैंड इंपीरियर जेमिनी से पूछता है आपको भी पता था? जेमिनी शांत रहे, मतलब मानो उन्हें इन चीजों में इंटरेस्ट था ही नहीं। और ये बोलती है मुझे न तो पता था और न तो मैं जानना चाहती थी, मैं तो बस यहाँ पर वांगलिंग को लेने आई थी। जो भी मुझे रोकेगा वो मेरा दुश्मन। सेलेस्टियल एम्परर बोलते हैं कि वांगलिंग उसे इंपीरियल टीचर ने पोजेस कर लिया था, मतलब वो मर चुका होगा। इसका मतलब ये पक्का है कि तुम सभी ने उसे ऑब्जर्व किया था जब वो केव वर्ल्ड में था। जीओडी बोलते हैं कि जो हमारे डाओवांग क्लैन के एंसेस्टर थे उन्होंने बस हल्का फुल्का प्रेडिक्ट किया था कि टाइम लाइन दिया था कि इस टाइम में केव वर्ल्ड से कोई बाहर आएगा। तो हमें नहीं पता था कि ये बंदा कौन होगा, बस वेट कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो कहाँ आ सकता है, तो इसलिए उन्होंने ग्रेट सोल सेक्ट बनाया था हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पर। पहला स्टेप यही था कि वांगलिंग से कांटेक्ट करना। सेलेस्टियल एम्परर ये बोलते हैं क्या उन्होंने ये सोचा था जो तुम्हारे एंसेस्टर थे कि वांगलिंग यहाँ पर मर जाएगा? और फिर ये बोलते हैं कि तुम्हारे इतना दम तो नहीं था जीओडी जेमिनी कि तुम दोनों मिलकर मुझे रोक पाते। फिलहाल जो मेरे पास पावर था सेलेस्टियल एंसेस्टर का, तुमने मिंग डाओ, डाओ फे और 72 स्पिरिट्स को भी यूज किया। तुम लोगों ने ये सब चीजें इतने के लिए तो नहीं किया है जीओडी, क्योंकि तुम्हारी ये बेटी है। और डावी और वू फेंग तुम भी इतने अच्छे लोग तो नहीं हो। जीओडी ने तुम पक्का कुछ प्रॉमिस किया होगा तभी तुम लोग यहाँ पर आए होगे। तुम लोग मुझे इसलिए बता रहे हो क्योंकि अब सिचुएशन पता चल जाए, तो तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा। जेमिनी को कुछ नहीं चाहिए था। ये इस बहाने इस तरह बोल रहे जेमिनी को अपनी तरफ ला सके। जेमिनी तो इस समय फ्यूज हो चुकी, तो उन्हें हर चीज समझ में आ रहा था, बच्ची थोड़ी थी वो। जीओडी बोलता है कि देखो सेलेस्टियल एम्परर, तुम्हें अपने ब्लड पावर को यूज करना पड़ेगा। सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी को काटना पड़ेगा। सेलेस्टियल एम्परर भी रहोगे, तुम ग्रैंड इंपीरियन भी रहोगे। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें मारना पड़ेगा और फिर तुम्हारे ब्लड लाइन को पावर को यूज करना पड़ेगा। शब्द काफी कटु थे। फिर ये जेमिनी को बोलते देखो सेलेस्टियल एंसेस्टर की जो आइज थी वो एक एंटिटी समान थी, तुम इन्हें एब्जॉर्ब कर लोगी तो तुम्हारे में जो रिनकारनेशन में प्रॉब्लम आया था, तुम्हारी बॉडी स्प्लिट हो गई है, वो मर्ज हो जाएगी और तुम्हारा पावर और पावरफुल हो जाएगा। फिर ये वू फेंग को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए सेलेस्टियल एंसेस्टर के जो कान है डाओ के साउंड को भी सुन सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। रही बात डाओवी की, सेलेस्टियल एंसेस्टर का जो बॉडी है वो वॉइड से प्रकट हुआ था, वो पावर मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा सोल और बॉडी वन हो जाएगा। मुझे सेलेस्टियल एंसेस्टर का ब्रेन चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो हम बराबर बांट लेंगे। सेलेस्टियल एम्परर बोलता मतलब तुम्हें सब पता था। एंसेस्ट्रल कर्स भी छोड़ा है सेलेस्टियल एंसेस्टर मरने से पहले। तो जीओडी बोलता हाँ मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे पता चला, तो भी उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन अगर सक्सेसर हो उनका अपना ही बच्चा खानदान का हो, वो अपने ब्लड लाइन पावर को यूज करके इस कर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल बंदा उनके खोपड़ी को काटना चाहेगा ना तो वो मर जाएगा। एक पावर है जिसे हम कर्स बोलते हैं, श्राप बोलते हैं, उन्होंने ऐसा अपने बॉडी पर लगा के कहते हैं। लेकिन जो खानदान वाला रजिस्ट करेगा ब्लड लाइन खत्म हो जाएगा। ये बोलता है कि तुम्हें ही ये कर्स सेलेस्टियल एम्परर बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन तुम फिर अपने इनहेरिटेंस को आगे नहीं दे पाओगे। जैसे 8 एक्सट्रीम डाओ जो तुम पास करते हो, समय आगे आके चेंजेस आए सेलेस्टियल क्लैन में, अब तुम्हारे खानदान थोड़ी चलेगा और तुम नहीं मानोगे तो भी मरोगे। कुछ और मैटर्स अब मैं तुमसे डिस्कस नहीं कर सकता, जैसे एंशिएंट क्लैन का। जल्दी से अपना डिसीजन बताओ। सेलेस्टियल एम्परर सोचते इधर जो राइट आई था उसमें वांगलिंग देख रहा था, फिलहाल अपनी ऑरा छिपा के था। यहाँ पर तो बहुत कहानियों में ट्विस्ट है, पहले भी इसने चीजें गेस तो की थी बट पूरा नहीं कर पाया था। याद आता है जो ग्रीन सोल सेक्ट के ग्रेट सोल सेक्ट के जो एस्टीम्ड ग्रीन बोलते, उन्होंने इसे बोला था कि 300 साल बाद वापस आना और जो टॉप फ्लोर है वहां पर जाना। वहां पर ग्रेट सोल सेक्ट के जो जीनियस थे या फाउंडर थे उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा है। तो उस ओल्ड एंसेस्टर ग्रेट सोल सेक्ट के मुझे यूज किया जीनियस ने अपने डाओवांग क्लैन का सील हटाने के लिए। मेरे लिए क्या छोड़ेगा? मेरे हिसाब से मैं उसके प्लान में तो मर जाना चाहिए, लेकिन अगर उसने ये प्रेडिक्ट किया होगा कि मैं मरूंगा नहीं इस पैलेस में, तो उसने क्यों ऐसा छोड़ा और 300 साल बाद क्यों? तो वांगलिंग ये बोलते हैं अगर उस बंदे ने मेरे बारे में इतना प्रेडिक्ट किया तो उसे मेरा पर्सनालिटी भी पता है कि मैं बंदा कैसा हूं, इतना आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। सेलेस्टियल एम्परर अपना एक चॉइस बना चुका था, राइट हैंड को आगे बढ़ा सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड की तरफ। तो फिलहाल जो अपना वांगलिंग था थोड़ा सीरियस होता है, क्योंकि अगर सेलेस्टियल एम्परर एंसेस्टर के हेड को काटेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये दिखने लगेगा, तो ये और चौकन्ना हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। सेलेस्टियल एम्परर अपने हाथ को मानो ब्लेड के समान बनाते हैं, गोल्डन लाइट चमकती हाथों में, ब्लड मानो इनका इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि सेलेस्टियल एंसेस्टर के खोपड़ी को ऐसा नहीं काट सकते, काटना शुरू कर देते, क्रैक दिखने लगता है। अवी, वू फेंग और जीओडी वगैरह काफी फोकस थे। हाइजी का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्या सोच रही थी पता नहीं। सेलेस्टियल एम्परर काफी पेनफुल एक्सप्रेशन थे कि भाई खोपड़ी काट रहे थे, वो कर्स के पावर को बियर करना पड़ता है। अब नॉर्मली इनका हाथ ब्लेड के समान आगे काट सकते थे, बट ये अपने पाम का यूज करते हैं, अंदर इसको पुश करने लगे, अपने ब्लड लाइन खोपड़ी के अंदर डालने लगे। फाइनली बोलते तुम लोग मुझे ज्यादा अंडरस्टिमेट कर रहे हो, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, मैं कुत्तों के समान नहीं रह सकता कि मैं अपने ब्लड लाइन को गिव अप कर दूं और मेरे आगे की जनरेशन कुछ ना कर पाए। एंड इंपीरियन रहने में फायदा ही क्या है? सेलेस्टियल एम्परर हंसता है, तो क्योंकि ये अपना ब्लड लाइन खोपड़ी में दे रहा था तो आंखें और ज्यादा चमकती, इस बार तो मुंह भी खुल जाता, गोल्डन स्मोक बाहर निकलता। एम्परर ये जो स्मोक था ना उसे एब्जॉर्ब करने लगा और एक तरह से वो कल्टीवेशन भी इनहेरिट कर सकता है। अगर पूरे स्मोक को एब्जॉर्ब कर गया तो भी इसके अंदर कस आने भी वाले, उसे भी ये फिर नलिफाई कर सकता है ना, क्योंकि पावर लेवल बढ़ जाएगा। जो हाइजी ने सील लगाया इस कट की वजह से वो भी निकल गया, फिर से इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब कर सकता था। हाइजी के होठ से ब्लड आते, डावी इधर एक पाम अटैक मारता सेलेस्टियल एम्परर पे, वू फेंग एक पंच मारता, जीओडी के पीछे में एक व्हाइट वुल्फ प्रकट होता और सेलेस्टियल एम्परर को डिवोर करने को देखता। इनके स्पेल्स आगे बढ़ रहे, सेलेस्टियल एम्परर इनकी तरफ देखता,
एम्पर की आंखों से गोल्डन ब्लड बाहर निकल रहा, मतलब इसका ब्लड लाइन गायब हो रहा था। बट जीओडी समझ में आ जाता उसको, बोलता यार ये सही नहीं है कि रिएक्ट कर पाता। सेलेस्टियल एम्पर अभी भी मतलब स्मोक को तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। गोल्डन स्मोक ने उसने फैला दिया था, बल्कि एब्जॉर्ब नहीं किया था, फेक कर रहा था। एम्पर की बॉडी बड़ी होने लगती है, खुद को एक्सप्लोड कर रहा था। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इसकी बॉडी का एक्सप्लोजन, ग्रैंड इंपेरियन अगर खुद को एक्सप्लोड करे तो वो फोर्स आप समझ सकते हो। एक चीज ये भी था, देखो ग्रैंड इंपेरियन अगर बॉडी को एक्सप्लोड करती है तो बॉडी अब उसको अगर किसी और की भी मिलती तो उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं मिलेगी ना, तो वो ग्रैंड इंपेरियन रह भी नहीं सकता। फिलहाल एक्सप्लोजन हो चुका था, पूरा मतलब इंपेरियल पैलेस एकदम कांप गया था, बाहर तक ये फोर्स फैल जाता। अब यहाँ पर कल्टिवेटर्स थे, राजमहल में जो भी सब खत्म। जब ये पावर जो बाहर में सेलेस्टियल एंसेस्टर का स्टैचू था वहां तक फैलता है तो स्टैचू से पावर निकलता है, काउंटर करता है। लेकिन फिर भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट पूरा हिल जाता। लेकिन ये पावर ग्रैंड इंपेरियंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं था। 3 ग्रैंड इंपेरियंस एक साथ मिलकर इस पावर को रेजिस्ट कर रहे थे, फिर भी हिला के तो रख देता इन्हें भी। फिर जो सेलेस्टियल एंसेस्टर का खोपड़ी था उसमें और क्रैक्स आ जाते। ये पावर उनके खोपड़ी को कुछ कर नहीं पाना चाहिए, क्योंकि अंदर से जो स्मोक निकल रहा उसकी वजह से ऐसा होता है। देखो क्योंकि सेलेस्टियल एंसेस्टर की खोपड़ी है, यूडी वगैरह सभी का अटैक था ना इस पर, तरह से वो सेलेस्टियल एंसेस्टर के खोपड़ी पर अटैक कर कर्स पावर एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एम्परर पर अटैक करते हैं मतलब वहीं पे खोपड़ी भी है, तो एक तरह से खोपड़ी पर भी अटैक, इनका पावर उस पर पड़ता है। तो डावी पर सबसे पहले पावर आता है, वो चीखना शुरू करता है, बॉडी के आसपास ब्लैक गैस आ जाते हैं, खत्म होने लगता है। फैंग भी थोड़ा सा चीखे मारता है। यूडी सबसे पावरफुल क्रिस्टल कर्स इनमें बट गया था, कर्स को ये रजिस्ट कर पाता। सेलेस्टियल एम्परर का सोल अभी भी था, फिर भी गायब रहा। लेफ्ट आई की तरफ बढ़ते जिसमें लियान डाउफे था। इनके पास बैकअप प्लान था, इनके साथ मैं डाउफे को पोजेस कर लूंगा। इनके ऊपर भी एंसेस्ट्रल कर्स था, ब्लड लाइन हो या कुछ भी हो, तो इनका जो सोल था ना वो चल रहा था इस कर्स की वजह से। जैसे ही लेफ्ट आई के अंदर पहुंचते हैं डाउफे की बॉडी में एंटर ही करने वाले घटना घटित होती है। सेलेस्टियल एंसेस्टर के राइट आई से गोल्डन लाइट चमक, अपना लड़का वांगलिंग बाहर निकलता। इसी समय का तो भाई वेट कर रहा था, हंटर के समान था भाई, अपना लंबे समय तक शिकार का वेट किया था। वांगलिंग को एंसेस्ट्रल कर्स लगा नहीं था क्योंकि भाई ने अटैक किया नहीं था, वही चीखे मार रहा था। फैंग का भी सेम हाल था, पीछे भाग रहा था, कर्स को काउंटर कर रहा था। वांगलिंग सीधा लेफ्ट आई में बढ़ता है। मैंने जब देखती है वांगलिंग को तो काफी खुश हो जाती है, इजी भी देखती है, एक्साइटेड होती है, फिर धीरे धीरे अपने इमोशंस को शांत करती है। वांगलिंग अंदर एंटर करता है, सेलेस्टियल एम्परर की तरफ देखते जो एंसेस्ट्रल कर्स के साथ चल रहे हैं, डाउफे की बॉडी में एंटर करने वाले। ठीक है, सेलेस्टियल एम्परर ग्रैंड इंपेरियन बॉडी तो नहीं है ना भाई, सोल है। एंसेस्ट्रल कर्स है तो बहुत वीक हो चुके थे, चीखे मारते जब वांगलिंग को देखते, काफी डर जाते, ये बंदा जिंदा कैसे हो सकता है। ये माल से यूडी डावी और वू फैंग का भी था। वांगलिंग जब हैंड साइन मूव करता सेलेस्टियल एम्परर चीखे मारते, एक तरफ फिर भागते हैं। वांगलिंग इन्हें स्टोरेज स्पेस में रख लेता है। उसके बाद जो सेलेस्टियल एंसेस्टर का खोपड़ी वो कांपने लगता है, क्रैक काफी बड़ा हो चुका था ना, खोपड़ी वैसा फट रही थी। वांगलिंग डाउफे को उठाता, लेफ्ट आई से बाहर निकलता है, सेलेस्टियल एंसेस्टर के खोपड़ी पर आके खड़ा हो जाता है। इसके कभी काले हो रहे थे, कभी सफेद हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे काले हो जाते हैं, एकदम काले, और रोब एकदम ब्लैक आ जाता है। वांगलिंग बोलता है ये चीज, ये बंदा मैं वांगलिंग लेकर जाऊंगा। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।